हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। हम यह पढ़ेंगे कि भारत है उसकी देश में क्या स्थिति है, और उसके अलावा भारत है उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, और उसका प्रशासनिक व राजनीतिक विभाजन उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही भारत में कौन कौन से भौगोलिक विभाजन किया गया है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो हमारा देश भारत है वह एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय, जो हमारा भारत है वहाँ पे यहाँ पे उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो यहाँ तक है। और इस साइड इसके अरब सागर पड़ता है और इस साइड पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और इसके दक्षिण में यहाँ पे है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा था, और वो देश कौन सा था? तो हमारा भारत था। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, जो भारत देश है इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो तो है 3200 किलोमीटर, और इसकी पश्चिम से लेकर और जो पूर्व तक की ये लंबाई है ये है 2900 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सह तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक की भारत की कुल आबादी कितनी है? 120 करोड़ है, और यह चीन के बाद दूसरा देश है जिसकी आबादी इतनी है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता? संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। जो रूस है उसमें 11 मानक समय निर्धारित किए गए हैं, जबकि हमारा जो भारत है भारत में सिर्फ एक ही मानक समय रेखा है जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी से हमारे समय का निर्धारण किया जाता है। अब भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी है वह देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे मेरे को कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक क्रम में बताओगे इनको। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। जो हमारा भारत है उसका यहाँ पे जो अक्षांश है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, और इसका जो यहाँ पे जो ये ख़त्म होता है वहाँ पे है यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसका पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? 78 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे है 0.7 मिनट, और यहाँ तक है इसका 97 डिग्री 25 पूर्व। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानीय मानक समय होती है उनमें बहुत अधिक लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में। इसलिए यहाँ पे जो एक ही समय का निर्धारण करने के लिए जो बीच में जो ये है उत्तर प्रदेश में ये हमारी प्रधान मानक समय रेखा स्थित है जो कि 82.5 डिग्री स्थित है।
इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में कितनी 4 मिनट होती है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है और इसे भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। अब है भारत के पड़ोसी देश। तो जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और इनका नाम है, यहाँ पे आप इनकी स्थिति को दे सकते हो। यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे है श्रीलंका। आगे नेक्स्ट पेज पर ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको दर्शाया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से जो हमारी सीमा लगती है उसको दर्शाया गया है और ये जो डॉट दिखा रहे हैं ये राजधानी को दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है वह कौन सी है? दिल्ली। तो यह आगे हरियाणा में इसको दिखाया गया है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका व मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि हम इस चीज़ में यह कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पाक संधि है हम ये सोचते हैं कि यह पाकिस्तान से लगती है, जबकि यह पाकिस्तान से नहीं लगती बल्कि यह श्रीलंका और भारत के बीच में है। अब है राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत है उसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है का मैप दिया हुआ है जिसमें हमें पठार और मैदान इनको इंडिकेट किया हुआ है। जो ये कलर किया हुआ है यहाँ पे, ये संतरी सा कलर है, ये पहाड़ों को दर्शाता है कि ये क्या है? पहाड़ है। और ये पहाड़ों की एक श्रृंखला को दर्शाया गया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हमारी फैली हुई है वो है। और ये ग्रीन जो दिखाया गया है यह हमारे मैदानों को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो येलो दिखाया हुआ है वह पठार को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो ये हमारी ये जो कलर में दिया हुआ है ये पहाड़ों को दर्शाते हैं। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्यन है, फिर सतपुड़ा है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है। इस प्रकार यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर ही किया गया था। अब देखते हैं कि जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई ये महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में इसको निक्षेपित कर दिया जाता है। और सहायक नदी मैंने आपको बता ही दिया था कि जो मुख्य नदी होती है उसमें आकर जो अन्य नदियां मिलती हैं उनको सहायक नदी कहा जाता है। उसके बाद है भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन के अनुसार जो हमारा भारत है उसको 5 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है। पर्वत तो जैसे कि हिमालय श्रेणी हो गई, पठार जैसे दक्कन का और छोटा नागपुर का पठार है, मैदान जो उत्तर का विशाल मैदान है वो है। इसके अलावा है तट जो कि पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट है। उसके अलावा है द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है, मालदीव है और उसके अलावा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार इसको 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। यहाँ पे संतरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे यह किसका? छतरी का कार्य करता है, क्योंकि ऐसा मान जाता है कि जो चीन से जो ठंडी हवाएं आती है जो कि जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर में स्थित है। तो इस प्रकार यह उन बिल्कुल ठंडी जो हवाएं हैं उनको रोक लेती है, हमारे भारत में प्रवेश करने से उनको बचाती है। तो इस प्रकार यह हमारे रक्षा तंत्र का कार्य भी करता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि जो हिमालय है वह छतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे जो ऊपर होता है उसको वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है।
और इसी श्रृंखला में विश्व की जो सबसे ऊंची शिखर हैं, सबसे ज़्यादा जो ऊंचे शिखर हैं वह ट्रांस हिमालय में स्थित होते हैं। उसके बाद में है मध्य या फिर हिमाचल, जो हिमाचल प्रदेश के आसपास जो फैला हुआ है उसको मध्य हिमालय कहा जाता है। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यह काफ़ी बार पूछा गया कि हिमाद्री किसको कहा जाता है। और एक होता है सह्याद्री, यह किसको कहा जाता है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। शिवालिक है वो सबसे नीचे की श्रृंखला है और शिवालिक को फुटपाथ भी कहा जाता है। अब है, क्या आप जानते हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा की जो आकृति होती है वह त्रिभुजाकार होती है। और डेल्टा स्थल वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। यह हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है। तो हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या है वो अधिक होती है। जो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। जो भारत है, भारत का पश्चिम भाग जैसे कि जो राजस्थान है और गुजरात है, गुजरात का कच्छ का रण, इस प्रकार जो ये दोनों जो राज्य हैं यहाँ पे जो महान मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल स्थित है, जहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम है और बारिश भी बहुत कम होती है। जैसे कि हम जैसलमेर का सम क्षेत्र लेके चलें तो सम क्षेत्र में सिर्फ 5 से 10 सेंटीमीटर तक की ही वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। और यहाँ पे हमारे देश में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको लू कहा जाता है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं, घाटियाँ स्थित हैं। के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी और वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वह दक्कन के पठार में ही यहाँ पर स्थित है। यह हमने थोड़ी देर पहले ही डायग्राम में देख चुके हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। जो नर्मदा और जो तापी नदियां हैं यह तो अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके अलावा जो गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी नदियां हैं, महानदी है, ये सब किसमें, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हिमाद्री है वह तो हिमालय को कहा जाता है। जो सबसे पहला हिमालय यानी कि जो ट्रांस हिमालय अवरोध हिमालय है उसको हिमाद्री कहा जाता है। लेकिन वो जो सह्याद्री है वह पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और पश्चिमी घाट में ही अन्नामलाई जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। जो हमारा ये भारत है इसके यहाँ पे पश्चिम में तो पश्चिम घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार, जो हमारा पश्चिम घाट है वह तो बिल्कुल मतलब सीधा है, ऐसे पूरा ऐसे फैला हुआ है। लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट है वह जगह जगह से कटा फटा हुआ है। और इसका जो हमारा पश्चिम घाट है इसका जो ढलान है वह पूर्वी घाट की ओर है, क्योंकि नदियाँ जिस साइड ज़्यादा बहती है तो हम ये मानेंगे कि उसका ढलान उसी तरफ है। इन पठारों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, यहाँ के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर कोयला और लोहा अयस्क अनेक प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब हम देखेंगे कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ समुद्री जंतु होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उन पे
तो उनके जो कंकाल होता है उनको पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है। जब मान लो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जैसे कि समुद्री कोई भी जीव है जो समुद्र में मर जाता है, तो अगर वह जीवित मर जाता है तो उसका कंकाल बच जाता है। अगर इसको किसी जानवर के द्वारा बच जाता है तो फिर इसका मांस तो बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, वो हड्डियां भी खा जाएंगे इसकी। लेकिन अगर यह जीवित मर जाता है यहाँ पे समुद्र के अंदर, तो उसका कंकाल बच जाता है। उसी कंकाल के ऊपर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद अगर कोई दूसरा भी जीव ऐसे ही मर गया तो उसका कंकाल उसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही कोई तीसरा मर गया तो उसका कंकाल उसके ऊपर आ जाएगा, फिर चौथा। इस प्रकार यहाँ पे जो ये लेयर्स है एक के ऊपर एक चढ़ती रहती है। तो इस प्रकार के द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही प्रवाल द्वीप कहा जाता है। और इन कंकालों को क्या कहा जाता है, इनको पॉलिप कहा जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकाल के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये प्रवाल द्वीपों का ही है। ये देखिए, ये कितने ऊंचे उठ गए हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक तो लक्षद्वीप है, दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप समूह है वह अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुझे कौन सा द्वीप समूह है वर्ष 2004 की सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो यह हुआ था इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान व निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर हुआ करता था। तो यह 2004 की जब सुनामी आई थी उसमें डूब गया था। सुनामी एक विशाल क्या होती है, सागरीय तरंग होती है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जब समुद्र की सतह होती है जो नीचे वाली, उसके अंदर अगर भूकंप उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वजह से जो पानी होता है ऊपर समुद्र में, उसकी एक लेयर सी खड़ी हो जाती है और लेयर्स होती है ये काफ़ी तीव्र होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं इसकी वजह से। तो इस प्रकार जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनको इस प्रकार की दुर्घटना का सामना बहुत बार करना पड़ता है। अब इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो भारत को कितने में, 5 में, और उनके नाम क्या क्या हैं? है पर्वत, पठार, मैदान, तट, है द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ये 7 देश हैं जिनसे इसकी सीमा लगी हुई है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में मिलती हैं? तो यह है नर्मदा और तापी नदियां। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? तो यह है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किन राज्यों की राजधानी एक ही है? जो हमारा भारत है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है। इसके अलावा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी है जिसका नाम है हैदराबाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तरी मैदान होते हैं वह उपजाऊ मैदान होते हैं। यहाँ पे जो कृषि करने वाले लोग हैं उनको आजीविका के अच्छे स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी है वह खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? जो लक्षद्वीप होता है,
लक्षद्वीप का निर्माण भी प्रवाल की वजह से ही हुआ था। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रवाल क्या होते हैं, कि जब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसका कंकाल बच जाता है। इस प्रकार जो नेक्स्ट मर जाता है तो उसके कंकाल भी उसके ऊपर ऐसे लेयर हो गई, तीसरा कोई मर गया तो उसकी लेयर भी उसके ऊपर चढ़ती है, इसी प्रकार चौथा तो उसकी लेयर, पांचवा तो उसकी लेयर, इस प्रकार अनेक प्रकार के द्वीप बन जाते हैं और बाद में उन पे वो एक पत्थर से जैसे दिखते हैं और कुछ कुछ पे बाद में घास उगाता है। तो इस प्रकार ऐसे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है और इन कंकालों को क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण भी इसके कारण ही हुआ था। नेक्स्ट है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? जो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग होता है उसको शिवालिक कहा जाता है। हिमाचल है, यह तो मध्य हिमालय है, और हिमाद्री है सबसे ऊपर का हिमालय है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह है और यह तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री, और उसके अलावा वृहत हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नर्मदा नदी किस में मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है। इसके अलावा खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर, तो यह कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।